ये कौन है? ये RH विटेकर है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 9th-10th में भी जब बच्चे थोड़े डीप में स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पे उनको सिखाया जा रहा है या फिर सैंपल पेपर्स में भी दिया होता है। ठीक है, तो RH विटेकर, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ठीक है, और इनको क्रेडिट किस चीज के लिए दिया जाता है? इनको क्रेडिट दिया जाता है मोस्ट एफिशिएंट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसने एक ट्री बना रखा है ऐसे, इसको इवोल्यूशनरी ट्री बोलते हैं। एक नई चीज मुझे इसमें दिखी तो मैंने सोचा कि इस तरीके से भी आपको समझाया जा सकता है। इसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि 12th क्लास में जब आप इवोल्यूशन चैप्टर कर रहे होंगे तो मेरे लिए समझाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, कभी आपने ऐसे नहीं सोचा होगा, ये बनाया जरूर है इसने, बट इस तरीके से आपने इसको नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे इसने ये ट्री के फॉर्मेट में क्यों बनाया है। हम इसको ऐसे भी तो कर, सीरीज में तो खैर दिया ही होता है किताबों में, उसकी बात तो है ही अलग। ठीक है, मोनेरा है, इस इवोल्यूशनरी ट्री के जड़ में, मतलब इस रूट के पास कौन बैठा हुआ है? मोनेरा बैठा हुआ है। कौन है? मोनेरा है। ये वही मोनेरा है जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बात भी सिखा दी है कि दीज मोनेरन्स आर फर्स्ट किंगडम ऑन दिस बायोस्फीयर। ठीक है, ये भी आपको पता है, मोनेरा जो है ये क्या है? पहला किंगडम है। तो ये जो आप इवोल्यूशनरी ट्री देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्री ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बट फिर क्या है, इसके बेस में कौन प्रेजेंट है? तो बेस में यहाँ पे मोनेरा प्रेजेंट है। ठीक है, इस ट्री के रिगार्डिंग मैं आपको एक शब्द सिखाऊंगी, पहले भी मैंने आपको बताया है चैप्टर 1 में, अभी भी बताऊंगी। ठीक है, देन दूसरे नंबर पे जो किंगडम है दैट इज प्रोटिस्टा। ये छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें तो आपको पता है, इसलिए मैं नहीं बोल रही अभी, फिर से मैं न्यूट्रिशन जो है उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, देन क्या आता है आपके पास? प्रोटिस्टा आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हुए यहाँ पे फिर है फंजाई, फिर है प्लांटी, और फिर है एनिमेलिया। ठीक है, अब जब कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग एक ट्री के फॉर्मेट में किसी चीज को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग किसी चीज को, ये बस एक मुझे दिखाना था कि हाँ ये ट्री के फॉर्मेट में है, ट्री के शेप में है। ठीक है, बाकी कोई मेरा मोटिव नहीं था। इसके लिए एक वर्ड आता है आपके पास बायो में, क्या है? इसके लिए एक स्पेशल वर्ड आता है, और उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मैं बता देती हूँ आपको, एक वर्ड है, मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे, बिकॉज आप क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको सबने पढ़ाया है, आपने 9th में भी पढ़ा है, आपने उसके भी पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब कुछ नहीं जानते, इवन कि सारे फाइलम्स तक आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ। ठीक है, द वर्ड इज, पहले भी चैप्टर 1 में भी मैंने सिखा रखा है, इस पे क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने, बट जिन बच्चों की पहली क्लास है तो उनको भी लगना चाहिए कि नहीं हम कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, और आप भी उसको दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, किसको? फाइलोजेनी को। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइलोजेन क्या है, किसी चीज को लिखना, एक्सप्रेस करना दूसरी चीज होती है, और जब आप उसको क्या करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो समझाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ रटा रटाया बोल दिया और उससे वो बंदा समझ जाएगा। अगर रटा रटाया ही आपको समझना होता तो हर कोई टीचर बन जाता आज के डे में, है कि नहीं? है ना। बट फिर भी ऐसा होता है कि आपने जैसे 10 जगह पढ़ा तो आप कहीं बोलते हैं कि हमें समझ आ रहा है, कहीं पे बोल रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो वहां पे आप कैपेबिलिटी देखते हैं किसकी? टीचर्स की, कि वो कितना, हाँ। एक चीज और है, समझाने की कैपेबिलिटी का ये मतलब नहीं है इसको आप नॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग हैं जो PhD होल्डर है बट एक्सप्रेशन क्वालिटी जो है उतनी नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे फाइलोजेनी जो है, इसको कैसे हम समझेंगे? आपको बोलना है किसी बंदे को, किसी गांव के किसी इंसान को आपको समझाना है कि फाइलोजेनी का क्या मतलब समझते हैं। ठीक है, आपको बोलना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे बैठा हुआ, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म का क्या है, यहाँ पे ग्रुप है। मान लीजिए मैंने ये बर्ड उठाया, इतना सारा मैंने इन बर्ड्स का ग्रुप बना दिया यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? बर्ड्स दिख रहा है यहाँ पे।
ये जो ग्रुप्स अवेलेबल है यहाँ पे किसके रिगार्डिंग, बर्ड्स का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उधर से म्यूट करेंगे, जिधर से भी आवाज आ रही है, जिस भी बच्चे की आवाज आ रही है उधर से म्यूट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग बीच में बातें करते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, माइक अप कर लीजिएगा म्यूट। देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे एक स्पीशीज बैठी है, इस पे डिस्कशन नहीं करना है क्या है नहीं है, मैं बर्ड का नाम नहीं बोल रही, मैं समझाने के लिए आपको बना रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये धरती पे पहले इवॉल्व हुआ, इसके बाद कोई और आया, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक ट्री बना रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई और आया, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बीटल्स बना देती हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे बीटल्स है अवेलेबल, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये मैंने क्या किया, छोटे छोटे बीटल्स बना दिए, ठीक है। सपोज कीजिए ये इसके बाद आया, फिर मैंने क्या किया, और आगे इसकी सीरीज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर मैंने क्या किया, और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया, ऐसे मैंने एक ट्री बना दिया। ट्री के फॉर्मेट में क्या किया, ऐसे इस तरीके से इसको फॉर्म कर दिया, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर इन सारे स्पीशीज को पहले नेम दे देते हैं रफ में, इसको लिखा मैंने ए, इसको लिख दिया मैंने बी, हाँ, जो ऐसे लाइन जब स्टार्ट होती है, आगे जाके 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर स्केल बनाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि आप ऐसी हवा में कुछ सीख रहे हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर स्केल बनाया जाता है। वो स्केल पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, जो जितना नीचे होता है उसका इवोल्यूशन उतना पहले हुआ है। तो ये बीटल बी जो है ये थोड़ा नीचे है, ये सी जो है स्केल के पैरामीटर में थोड़ा ऊपर है, उसके बाद ये डी है। ई को और ऊपर लेके जाइए, ई को और ऊपर लेके जाइए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ये ई जो है ना, ये क्या है, जो ई है, ठीक है। मान लीजिए काऊ लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैंने बोला ये जो गाय है यहाँ पे, इसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को आप पता कीजिए, तो उसको हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं। सबको आया समझ में, क्या होता है फाइलोजेनी, व्हाट इज फाइलोजेनी? अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको बताएंगे स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम लोग, एक बार जहां बैठे हैं वहीं बोल के देखिए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, ठीक है। आपने किसी ऑर्गेनिज्म को उठाया है, उसका बाकी के, ऐसा नहीं अकेले आपने उठाया इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, इसके पास 2 आईज होती हैं जो छोटे बच्चे लिखते हैं काऊ के बारे में, ठीक है, वैसा नहीं है। आपको इसको सबसे को रिलेट करना है, मतलब डी के साथ क्या रिश्ता है इसका, बी के साथ क्या रिलेशनशिप है, सी के साथ क्या है, ए के साथ क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ ये इंटर रिलेटेड है। तो जब बायो में इस तरीके से हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब आप इवोल्यूशन की हिस्ट्री की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, इसकी दूसरी भाषा क्या है, जब आप इवोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन की हिस्ट्री का मतलब कैसे हुआ है, इवोल्यूशन की हिस्ट्री का क्या मतलब है, कैसे हुआ है, इसको जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर साहब का ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको इसलिए इतना ज्यादा पसंद किया गया, ठीक है। आपसे अगर कल को जाके कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम तो इतने सारे आए, लेकिन ये आर.एच. विटेकर साहब जो है, इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों इतना पसंद किया जा रहा है, आपको वहां पे उसके रीजन में ये बात बतानी है कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को इसलिए पसंद किया जा रहा है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी क्लासिफिकेशन कर दिया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया। जैसे लिनियस साहब ने क्या किया था, फंजाई और प्लेंटी को उठा के एक ही जगह डाल दिया था, है ना, ये सब कुछ आपने देखा है। लिनियस साहब ने क्या किया था, प्लांटी फंजाई और बहुत ज्यादा खिचड़ी बना के रख दी थी इन्होंने, उनके पास 2 ही था, प्लांटी और एनिमेलिया, 2 ही किंगडम थे। इन्होंने थोड़ा सा बारीकी से उसको देखना स्टार्ट किया, ठीक है, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी दिमाग में रखा, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स की कोई खिचड़ी ना बने उसको भी दिमाग में रखा, है ना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको भी इन्होंने क्या किया, एनालाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई क्या पूछे कि जो आप देखना स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो इतना ज्यादा फेमस क्यों है और क्या रीजन है कि इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो रीजन ये है और मोस्ट एक्सेप्टेड, ऐसा थोड़ी है कि 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप नेट पे टाइप कीजिएगा तो आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। आज भी लोग बैठे बैठे कुछ ना कुछ बनाने में लगे हुए, आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड तो मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में दे दूंगी,
Why is the Whittaker's five kingdom system of classification most accepted? ठीक है, तो वहां पे आपको रीजन में क्या लिखना है, फाइलोजेनी। ये तो रही कहानी की बात, स्टोरी आपको समझ आ गई होगी, अब थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए फाइलोजेनी मेरे साथ साथ, हाँ थोड़ा थोड़ा ही मैं लिखवाती हूँ, ज्यादा नहीं नोट कराऊंगी। हम लोग एक कहावत बोलते हैं ना, जो डॉक्टर बहुत अच्छा होता है दवा बहुत कम लिखते हैं, है ना, और जो टीचर अच्छा होता है लिखवाता कम है, हम लोग अपने टाइम में बोलते थे। जो मैम टीचर 6 बहुत टाइप ऑफ अच्छे होते हैं, क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? हाँ सब बताती हूँ आपको। कौन बोल रहे हैं बीच में, बीच में कौन बोल रहे हैं? मैम रिशु। हाँ तो नाम, पहले नाम बोलिए उसके बाद फिर बोला कीजिए, क्योंकि फिर मैं भी 6th 7th का पूछूंगी आपसे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। 6th 7th सब किसने दिया है, सब कुछ बताया है मैंने, मतलब 5 तक तो मैंने 2 3 4 5 किस किसने दिया सब बताया, आगे भी बता दूंगी आपको। चलिए फाइलोजेनी मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइलोजेनी की, ठीक है। तो इसमें लिखिए पहले, फाइलोजेनी में सबसे आसान और इजी चीज जो है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या लिखना है, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी और डिटेलिंग करनी है, जैसे मैंने एक आपको बात बोली यहाँ पे, मैंने क्या समझाया आपको, मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन की हिस्ट्री की पढ़ाई करने को भी तो हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। तो उसके लिए और करके मैं एक और चीज यहाँ पे लिखवा रही हूँ, देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन, जो मैं तब से रिपीट कर रही हूँ, द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। रेशु आपको आवाज जा रही है मेरी, रेशु आवाज जा रही है? यस मैम, यस मैम। आप मुझे स्पीशीज समझाएंगे, स्पीशीज की डेफिनेशन बोलेंगे, और ग्रुप हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में, ऐसा ना कि गूगल करके उधर से एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे, हिंदी में सारे बच्चों को आपको समझाना है व्हाट इज स्पीशीज। सारे बच्चे सुन रहे हैं, आपको सबको समझाना है व्हाट इज यस मैम। स्पीशीज। हाँ बोलिए। और ग्रुप especially in reference to, जो मैंने बोला कि बीच में टाइम टेबल के रिगार्डिंग लाइंस बनी होती है, ये सब कुछ डिटेलिंग में आप देखेंगे, बट छोटी सी जो बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। रेफरेंस टू लाइंस ऑफ descent and relationships, ये बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप लिखना जरूरी है, रिलेशनशिप्स किसके बीच में, among broad groups of organisms, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए रेशो एक्सप्लेन कीजिए। यस मैम। मैम हिंदी में? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने हिंदी में पूछा मेरे से, तो हिंदी में ही एक्सप्लेन कीजिए। मैम एक ही प्रकार के मैम जो भी मैम जीव जंतु होते हैं,
हम उसी को हम स्पेसिस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में? मैम कैट, और डॉग, पैरोट। चलिए, इन्होंने ऋषु ने, मैं नाम लिख देती हूँ कहीं ऐसा ना बच्चा समझ जाए कि टीचर नहीं पढ़ा दिया ऐसा। ऋषु ने बोला कि कैट, डॉग और पैरट ये सब सेम स्पीशीज हैं। किसको किसको सही लगता है ये उधर से रिप्लाई करेंगे। किस किस को सही लगता है? जिसको जिसको सही लगता है उधर से रिप्लाई कीजिए। ये मेरी क्लास जो है कंप्लीटली इंटरैक्टिव होती है, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मैं भी बीच बीच में बात करती हूँ, पूछती भी हूँ आपसे, लेकिन मेरा फर्स्ट मोटिव होता है ना कि आपको पहले डिसिप्लिन मिलाना। ठीक है, नोट करके मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देती हूँ। अमूल, आप थे जिस क्लास में मैंने स्पीशीज समझाया था? अमूल, यस आवाज जा मैम। रही है? थे आप? हाँ मैम थे। हाँ, आप समझाइए तो अमूल, बोलना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, पहला मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही बोल रहा है? मैम ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे कैट हाँ तो अलग है, गलत डॉग होगी। अलग। नहीं तो ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? मैम वो जो बोला वो अलग अलग करके बोला, आप मतलब पहले वो कैट बोला ना, तो पूरा ग्रुप ऑफ नहीं, कैट एक। सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक ही टाइप के जो जीव जंतु होते हैं उसको इकट्ठा करके स्पीशीज बोलते हैं। ऐसा सही है या गलत है? मैम वो मतलब सक्सेसफुली इंटरब्रीड करना चाहिए, मतलब प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होगा ना, हम्म। तो मतलब अच्छा ब्रीड का होना चाहिए, और मतलब जैसा मतलब सक्सेसफुली उसमें मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल इंटरेक्शन। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया? और दूसरा मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलर, और फाइलोजेनेटिकली भी सिमिलर। और नहीं नहीं, एक चीज मिस हो रहा है, एक चीज मिस कर रहे हैं आप। इवोल्यूशनरी ध्यान होती दीजिए। है। नहीं, इवोल्यूशनरी नहीं, बहुत जीरो लेवल की एक चीज मिस कर रहे हैं। हाँ, याद कीजिए, बोल तो सही रहे हैं। चलिए, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले इनका क्वेश्चन का आंसर लिख दूं मैं। सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, कार्ल वूज ने, पहले मैं लिख देती हूँ, was proposed by was proposed by proposed by, नाम लिख लीजिए यहाँ पे, CARL, कार्ल वूज बोला जाता है इनको, WOESE, ठीक है, इनका नाम लिख लेंगे सारे बच्चे। कार्ल वूज ने क्या किया था, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने का काम किया था। हालांकि अभी ये चैप्टर तो स्टार्ट ही किया है मैंने, ठीक है, तो बीच में थोड़ा सोच समझ के पूछा कीजिए, क्या पूछना क्या नहीं पूछना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठ के मैं टीचर को गूगल समझ के बैठ गए, कुछ भी पूछे जा रहे हैं क्लास में, ना तो डाउट क्लास है। मैंने पूछा कोई डाउट किसी को, तो मैं जो समझा रही हूँ इसमें से डाउट पूछ रही हूँ। हालांकि फर्स्ट क्लास है ऋषु की, इसलिए इनको नहीं पता है, धीरे धीरे आप लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे ऋषु एक छोटी सी बात समझिए यहाँ पे, और सारे बच्चों को मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं किसी एक बच्चे को स्पेसिफिकली। अभी मैं सबसे पूछना स्टार्ट कर दूं ना, तो कोई भी बच्चा नहीं सही से स्पीशीज समझा पाएगा। जिनको मैंने एक्सप्लेन करा है उनको छोड़ के, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, छठी क्लास से आप लोग स्पीशीज सुनते आ रहे हैं, सिक्स क्लास से, लेकिन एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो स्पीशीज को सही एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। रीजन ये है कि आपको बहुत सारी कंफ्यूजन है, आपको बचपन से यही सिखाया गया है, इस बच्चे की गलती नहीं है। ये बोल रहा है कि सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये क्या बोल रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
इसको मिला के, इसको इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, इसको इकट्ठा करके हम लोग स्पीशीज बोलते हैं। लेकिन जब आप आगे जाके लिखिएगा ना तो इसको काट कूट के आपको लड्डू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर टाइप, जब मैं आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सिखा रही थी, जैसे किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ बोलेंगे सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें भी तो आपने वही बोला था जब आप फैमिली बना रहे थे, एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जेनेरा और सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज फॉर्म्स अ फैमिली। फिर आप मतलब जैसे जैसे आप इसके ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं, जो बच्चे एब्सेंट थे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बार बार रिपीट होगा। इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो सेल चैप्टर में वापस से रिपीट होंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब कभी भी आपसे कोई पूछे तो अब स्पीशीज के डेफिनेशन में आपको एक चीज बोलना जरूरी है, एक क्राइटेरिया बिल्कुल सही बोला अमूल ने, ठीक है। उनको कैसा होना चाहिए, इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, ये बोलना जरूरी है। अब तो अगर एक जैसे शक्ल के दिख रहे हैं ना, तब भी आप नहीं बोल सकते कि एक स्पीशीज के हैं, बिकॉज साइंटिफिकली गलत है ये। इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या जोड़ा गया कि देयर ऑफस्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल, यानी कि इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल। आपको पता है जो ह्यूमंस ऐसे होते हैं, जो ह्यूमन कपल ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, जिनके चाइल्ड नहीं हो सकते, उसको भी एक्सेप्शन में डाल दिया गया है ना। तो ऑफस्प्रिंग जो है, ऑफस्प्रिंग शुड बी, आप ही की एनसीईआरटी में द लिविंग वर्ल्ड में साफ साफ लिखा हुआ है ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। ऐसा क्यों आया, तो आपको सबको पता है। जैसे मान लीजिए एक क्या है, हॉर्स है, बार बार हर क्लास में एग्जांपल देती हूँ ऑलमोस्ट, और इधर क्या है, डोंकी है, घोड़े और गधे का एग्जांपल सबको पता है। इसके इंटरब्रीडिंग के बाद म्यूल बनता है, पता है ना, जिसको खच्चर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ये म्यूल फॉर्म, अब मैं किसी गांव के बंदे से जाके बोलिए कि भाई घोड़ा, गधा और ये खच्चर जो है सारे एक स्पीशीज के, वो मारेगा एक थप्पड़ आपको, बोलेगा नहीं बायोलॉजी पढ़ के आया है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे बायोलॉजी में एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं जो इस डेफिनेशन को गलत करने का काम करते हैं। अगर आप बोल देते हैं सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर, ठीक है, interbreeding among themselves and they should produce a fertile offspring, क्योंकि म्यूल क्या है यहाँ पे, स्टेराइल है, ठीक है। तो ऐसे हवा में मतलब बिना डिसिप्लिन का काम मत किया कीजिए। तभी मैंने बोला कि अब जो पूछेगा, मैं एक ही तरीका है उससे, मैं भी 6ठी 7वीं क्लास का कुछ पूछूंगी, तो ऐसा नहीं है कि टीचर टेस्टिंग मत कीजिए, हाँ ठीक है। मैम आगे जो चीजें हैं उसको, हाँ बोलिए मैम। वो जो आप बताएं इंटरब्रीडिंग वाला, हाँ, मैम उसके कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सेप्शन तो है, बहुत एक्सेप्शन है। मैं बोल तो रही हूँ बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। एनसीईआरटी ने खुद ही लिखा है कि जो स्टेराइल कपल है उसको हम एक्सेप्शन मान लेंगे यहाँ पे। जब वो कर ही नहीं रहा इंटरब्रीड, तो अब तो हम खुलेआम तो बोल नहीं सकते कि ये ह्यूमन बीइंग या फिर होमोसेपियंस नहीं है, तो उसको एक्सेप्शन में डाल दिया जाता है, ठीक है। मैम जैसे आगे बढ़े, हाँ बोलिए। मैम जैसे वो लाइगर का कोई केस है, टाइगर और लायन के बीच इंटरब्रीड था। वो तो हाइब्रिड का केस बोल रहे हैं आप, उसको कहाँ से यहाँ उठा के लेके आ रहे हैं। वो तो लैब में जैसे बनाया भी, तो वो थोड़ी फिर प्रोड्यूस करने लगेगा और इंटरब्रीड करने लगेगा, वो थोड़ी इंटरब्रीड करने लगेगा। हाँ मैम, उसका जो लैब में होता है। हाँ, साफ साफ यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ठीक है, एक जो एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं, तो देखिए साफ साफ एक बात समझिए यहाँ पे। तो जब भी आप ये क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं लिख दूं सारे बच्चों के लिए यहाँ पे, आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा आप बोल क्या रहे हैं। ये लाइगर का लाइगर जो है यहाँ पे, 50 रन पूरे होते हुए। मैम ये लाइगर क्या होता है? मैं बोल तो नहीं, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होगा, ये पूछ कर रहे हैं। देखिए मैं बता रही हूँ, जब मेल जो है लायन और फीमेल जो है, उधर से म्यूट करेंगे सारे बच्चे, नहीं तो मैं रिमूव कराती हूँ यहाँ से। बदतमीजी टॉलरेट नहीं होती मेरे से। टीवी की आवाज आ रही है, कोई बच्चा ऑन कर रहा है उधर से, तो
नौटंकी नहीं लगा के रखी मैंने यहाँ पे। जैसे जब मेल जो है यहाँ पे लायन और फीमेल जो है यहाँ पे टाइगर है, ठीक है, तो इसके बारे में साफ साफ बोला जाता है कि इसके जो ये लाइगर के ये पेरेंट्स हुए, ये मेल पेरेंट है और ये सेकंड पेरेंट, तो यहाँ पे साफ साफ बोला जाता है कि पेरेंट्स जो हैं इनका जीनस सेम है। पेरेंट्स का क्या है? जीनस सेम है। बट लिख तो दिया यहाँ पे साफ साफ बायो ने, पहले पूरी स्टडी किया कीजिए फिर मेरे से क्वेश्चन पूछे। लेकिन जो इसकी स्पीशीज है डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज ली, तो ये कहाँ मान रहा है कि सेम स्पीशीज का है? डिफरेंट स्पीशीज। ये तो जब न्यूज़पेपर में कभी भी आना स्टार्ट होता है साफ साफ बोलता है डिफरेंट स्पीशीज है। अब आज के डे में पोटैटो और टोमेटो को मिला के बना रहे हैं, हाइब्रिड बनाने की कोई लिमिट थोड़ी, आज बायोलॉजी बहुत आगे चला गया है। तो इसके बारे में तो साफ साफ खुद ही आपको बताया जाता है, हर जगह पे लिखा हुआ डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया इस टॉपिक में उठ के? आगे बढ़ू मैं एक टेबल ये चल रहा है 4 दिन से। मैम प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होता है फर्टाइल होता है ना? किसके प्रोजेनी फर्टाइल होते हैं? मैम लाइगर की। एक लाइगर दूसरे के साथ, दूसरा जो लाइगर है उसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है? हाँ मैम कर सकता तो है। कैसे करता है? कैसे करता है, उसको कैसे कराया जाता है, पहले पूरी डिटेल स्टडी करके आइए, उसके बाद फिर मैं पूरा 1.5 घंटा आपको देती हूँ समझाने के लिए, ठीक है? इज दिस टॉपिक बिलोंग टू दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? अमूल, मैम वो योर टॉपिक बिलोंग्स टू दिस चैप्टर? मैम स्पीशीज के कॉन्टेक्स्ट में था नेस्टी। और स्पीशीज क्योंकि मैं लिख रही थी वहां पे, तो उसमें से मैंने पूछा था स्पीशीज, ठीक है? ऐसे मैं आपको बताऊं, ऐसे नंबर ऑफ 1000 एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। अब मैं टोमेटो का एग्जांपल लेके बोलना स्टार्ट कर दूं, ये जो टेबल है, दिस टेबल 2.1, जिसको मैं एक पीरियड में समझाती हूँ, ये 4 दिन से चल रहा है। ये टेबल जो है ये 4 दिन से चल रहा है, कितना भी समझाओ। जिन बच्चों को ना ये नेथ्रोलॉजी करनी है, दूसरी जगह जाके बायोलॉजी क्लासेस करें। मैं यहाँ पे आपका नीट का सिलेक्शन कराने के लिए बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पे ना एक चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साल भर पढ़ाने के लिए नहीं बैठी हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बोल रही हूँ मैं। तो एक पूछ रहे हैं कि जैसे मैं पूछ रही हूँ इस चैप्टर्स कोई डाउट है, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का? भाई टेस्टिंग, टीचर टेस्टिंग करने के लिए बैठे हैं आप लोग यहाँ पे, और 2 दिन क्लास के बाद 2 दिन डेमो क्लास लेने का, तीसरे दिन जब बोला जाता है कि हाँ भाई आपको एडमिशन लेना है, कंटिन्यू करना है, फिर आप लोग लीव कर जाते हैं यहाँ से। ऐसे बहुत बच्चे आए और गए, 2-3 तो लड़कियां बीच में आई थी अनस्टंट क्वेश्चन पूछ के, और जब मैंने डांट लगाई तो लीव कर गई, पढ़ना ही नहीं है उनको। और ये बिना एग्जाम के प्रमोट करते रहे बच्चों को, तो यही चीज आएगी। भाई ठीक है, जब आप पूरा 11th का सिलेबस कर लीजिए, 12th का सिलेबस कर लीजिए, सारा सिलेबस अपना खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कशन के लिए कोई वहां पे ये नहीं। अब 12th के बच्चे यहाँ पे वो बारी बारी से मैंने जो समझाया है उसमें कुछ एडिशनल ऐड करके एक्सप्लेन भी करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं खुद को, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, टाइम मत वेस्ट किया कीजिए बीच में। हो सकता है कि आप लोग उससे इंस्पायर हो, वो व्हाइट हैट जीआर वाले से, कि टीचर को उठा के और वहां पे पूछना स्टार्ट किया, टीचर के बेइज्जती करके रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे डालते हैं। हो सकता है आप वही एम लेके आए हो यहाँ पे, नौटंकी करने के लिए मत आइए मेरी क्लास में, बार बार मैंने बोल दिया है। आई वॉन्ट अ डिसिप्लिन क्लास। अगर डिसिप्लिन क्लास आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ पे कमी नहीं है, ठीक है? हमने वैसे प्रोफेसर के सामने करा है ना पढ़ाई अपनी, पटना साइंस कॉलेज के जो प्रोफेसर से जाके एक बार पता कर लीजिए, वो एडमिशन लेके दिखा दीजिए पहले, इतना हवा में उड़ रहे हैं। तो बोलने की बस बात होती है, बस बोले जा रहे हैं। भाई देखिए हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछ रही हूँ इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कुछ भी एंशंट पूछे जा रहे हैं। ये मैंने 4 आपको समझाया है, चौथे दिन ये टेबल चल रहा है, चौथे दिन 4th डे दिस टेबल जो है ये रन कर रहा है, ठीक है? मेरे ख्याल से जो भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको ये टेबल याद हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, जिसके पास बायो नहीं है। और मैं एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाने बैठी हूँ, ये आप लोग समझाने नहीं दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बैठ के। समझ ही नहीं आ रही मुझे बात, क्या चाहते हैं आप लोग? जिन बच्चों को, पहली बात, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, मेरे पास ना बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, ठीक है? बोलिएगा तो मैं बुला के यहाँ पे आपके सामने रोज एक इंटरव्यू दिलवाना स्टार्ट कर दूंगी। आपको नीट में चाहिए ना, बायो में 720 नंबर, सॉरी बायो में आपको
90 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। बायो में आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको पूरा सॉल्व कराने के लिए बैठी हूँ। हाँ, जिसको एक चैप्टर में पीएचडी करनी है चला जाए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भरे पड़े हैं जहाँ पे चैट में आप क्वेश्चन भेजते रहिएगा, उधर से वो विकिपीडिया करते रहेंगे बैठे बैठे। कोई बच्चा मेरी क्लास नहीं करेगा नेक्स्ट डे से। जिसको नीट में सिलेक्शन नहीं चाहिए, अपना पता नहीं नेम फ्रेम करने के लिए, क्या करने के लिए, टीचर से थेथरोलॉजी जिसको करनी है, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, नेक्स्ट डे से मेरी क्लास नहीं करेगा। पहले मना कर दिया मैंने, सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ। और इधर तो खैर मैं 2-3 दिन से बोल दे रही थी कि कोई भी ऐसा बच्चा हो तो जिसको टीचर टेस्टिंग कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछना हो तो पूछ ले, फिर मैं आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। लेकिन मैं अब बोलना भूल गई इधर 2-3 दिन से, क्योंकि वैसे बच्चे नहीं इन कर रहे थे तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है। तो चाहे एम्स का स्टूडेंट हो, मेरी स्टूडेंट्स हर जगह भरी पड़ी हैं, चाहे एम्स में हो, चाहे मौलाना आजाद में हो, जहाँ जिस बच्चे का इंटरव्यू चाहिए ना उस बच्चे को बोलिएगा, मैं बुला दूंगी, सुन लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ चाहिए? और कोई टीचर टेस्टिंग करनी है किसी को? जो बच्चा पढ़ता है, जो मेरे से पढ़ाई कर रहा है, वो सारे रिस्पेक्ट वाले बच्चे मेरे पास हैं, मुझे नहीं जरूरत है आपसे। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई, मुझे सर्टिफिकेट दो मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। मुझे किसी बच्चे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यू कैन लीव नाउ, अभी बोल दिया मैंने, आप अभी के अभी लीव कर सकते हैं। इस 11th क्लास में मुझे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ 1.5 महीने, एक तो मैं जबरदस्ती चैप्टर 2 स्टार्ट करा, 2 महीना तो लिविंग वर्ड चला है, 2 मंथ्स लगातार 2 महीने ऐसे ही। कोई बच्चा आया, कोई पूछ रहा है स्टिप्यूल क्या, भाई कहाँ लिखा है। एक लड़की आई थी ना, एंड करी थी, वो एंटर करने के साथ द लिविंग वर्ल्ड में मेरे से पूछ रही है, मैडम स्टिप्यूल क्या होता है, ये स्टिप्यूल कहाँ बिलोंग करता है द लिविंग वर्ल्ड से, मुझे कोई बच्चा समझा दे, मैं नाम बदल दूंगी अपना। वो एंटर कर रही है क्लास में, पूछ रही है मैडम स्टिप्यूल क्या होता है। भाई हद हो गई बदतमीजी की। तो आप लोग समझिए कि बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है, बात ही नहीं समझ आ रही मुझे। मैम हाँ बोलिए। मैम हाँ, प्लीज अब बोलिए। स्टार्ट करिए। मैम हाँ चलिए ठीक है, मैम देखिए। मैम हाँ बोलिए। मैम could I ask a question? हाँ बोलिए। Ma'am, what do you mean by chemosynthetic? अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यही तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। स्टार्ट करूँ मैं, वही तो पूछ रही हूँ। और किसी को कुछ पूछना है? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसको तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब मैं ये पढ़ाई दूंगी तो फिर डाउट क्या बचेगा आपका? अभी ऊपर का ये जितना टेबल है, अच्छा एक चीज और है, दूसरे शायद प्रिमिटिव डे में बच्चे नहीं थे तो मैं उनको बता दूं यहाँ पे। जब मैंने पिछली क्लास में बताना स्टार्ट करा था तो मैंने इनको ये भी बायोमोलिक्यूल्स में जाके ये भी समझाया है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड। अभी जितने बच्चे आज की क्लास में हुए ना, नए स्टूडेंट जिनको मैंने नहीं पढ़ाया, अभी मैं पूछूं तो साफ सूझ जाएगा अभी सबको। अमीनो एसिड आप लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, इसका जनरल फॉर्मूला एक बच्चे को नहीं आता होगा, और यहाँ पे ड्रामेबाजी करने के लिए आ जाता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये 4 जो है प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के पास, आप वहां से ले लेंगे, उसको देख लेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ज्यादातर टाइम यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, सारे वैसे बच्चे लीव कर जाएंगे जिनको नीट में सिलेक्शन नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होगा, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मेरे पास स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख के दे दूंगी। आप लोग का जो रवैया है ना, जो बच्चे इस बिहेवियर के हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, कि आप टीचर को पता चला पूरे 1.5 घंटे तक कुरेद रहे हैं और सिलेबस होने ही नहीं दे रहे हैं। एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिससे आपको पढ़ना है, 2 साल जाइए वहां पे, दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ प्रेफर कीजिए। मेरे पास सारे वैसे बच्चे हैं, 12th के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी 11th पढ़ रहे हैं, वो आपको रिजल्ट देंगे तब आप लोग आ जाइएगा मुंह देखने के लिए, ठीक है। बाकी सारे बच्चे लीव कर सकते हैं यहाँ से, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अब चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मुझे 5 किंगडम्स के एक्सप्लेन करने हैं, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगी, स्टार्ट करने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले मैं बोल दूंगी, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जाना है तो जहां जाना जाइए, 1.5 लाख रुपए भरिए, चैटिंग कीजिएगा उधर से, तो चैट में आंसर आएगा। कितना समझ सकते हैं मैं भी देख लूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो वापस 10 जगह घूम के फिर आए वापस मेरे पास, ठीक है। हमने अपने टीचर से कुछ सीखा था डिसिप्लिन में, तो हमारे पास उस चीज का प्राउड है। आप लोगों के पास क्या होगा सो भगवान जाने। देखिए, तो ये जो आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये टेबल है, ठीक है, सारी चीजें मैंने बहुत बारीकी से समझा रखी है। अब मैं यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चल रही हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखा था आप लोगों ने, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको,
तो जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, चाहे वो जैसे करे पूरी दुनिया में, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मोनेरा के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में? किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसको देखना स्टार्ट करते हैं। और ये जो किंगडम मोनेरा है ये, ठीक है, इस किंगडम मोनेरा में भी ये थोड़ा स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है कि ये जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, ये किंगडम जो मोनेरा है इसके पास दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अमूल, आज तक आपने कभी असाइनमेंट क्वेश्चन करके सेंड करा है इंस्टीट्यूट में? किसी को भेजा है आपने? किसी को एक भी असाइनमेंट क्वेश्चन, मेरा जो 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट होता है, करके भेजा आपने आज तक किसी को? आवाज जा रही मेरी? यस मैम। कहाँ भेजा है? नो मैम, नहीं भेजा। हाँ, तो मतलब ऐसा वन वे नहीं है ना, वन वे प्रोसेस नहीं है ना। अब मैं बार बार मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। वाह बेटे मौज। कौन था? कौन था भाई? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है अमूल, ज्वाइन कर रही है मैम फिर से। हेलो हेलो।
स्क्रीन शो हो रहा है मेरा, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझिए ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। किसके? मोनेरा के। मोड ऑफ, ठीक है, यस मैम। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मोनेरा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं मोनेरा के पास। ठीक है, एक क्या है, एक है आपका, हाँ, ऑटोट्रॉफिक। इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक और एक है आपका हेट्रोट्रॉफिक। एक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। अब ये तो खैर हर बच्चे को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑटो बोला जा रहा है, ठीक है, तो ऑटो का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही, अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरन्स की बात कर रहे हैं। मोनेरन्स कौन है? मोनेरन्स जो हैं ये पूरे अर्थ पे, पूरी धरती पे आने वाले सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, हम लोग करेंगे जब 12th क्लास में इन करेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके पास एक और यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, स्लो समझिए, उसको समझिए। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के पास और 2 मोड आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से अभी एक बच्चे ने मेरे से केमोसिंथेटिक पूछा था, तो उसकी डिटेलिंग अभी मैं करूंगी आप लोगों के सामने। ठीक है, कि ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताना, एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, उसको जब आप देखते हैं, दूसरा डिवाइस भी कनेक्ट हो गया, इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ। चलिए, ये हो गया, तो आगे मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। चलिए, ठीक है, तो इसमें इसके ऑटोट्रॉफिक के रिगार्डिंग जब हम लोग बात कर रहे हैं तो और स्पेशल चीजें हैं इसके पास। बहुत अच्छा और यूनिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये लेके आएगा अपने पास, दैट इज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं केमोट्रोपिज्म, केमोसिंथेटिक। क्या लिखा है इसके बारे में, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये जो 2 मोड है, एक केमोसिंथेटिक है और एक फोटोसिंथेटिक है। इसकी डिटेलिंग जब आगे और डिटेल करेंगे तो उसमें भी है, बट थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देती हूँ। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में ये पूरी दुनिया में सबको नोन है कि वाई मोनेरन्स आर रेफर्ड एज सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, खैर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे। सबसे पहले इसके पास फोटोसिंथेटिक मोड भी है और इसके पास क्या है, केमोसिंथेटिक मोड भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक मोड में तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। पहला जो है यहाँ पे, दैट इज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का ये मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो है ये केपेबल है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन स्टोरी बच्चों को कहाँ समझ नहीं आती है, आप लोगों के लिए नया है, दैट इज केमोसिंथेटिक। क्या है ये नया है आप लोगों के लिए, दैट इज केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया की, मतलब बैक्टीरिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोनेरन्स को होल एंड सोल कब्जा करने वाले, कैप्चर करने वाले कौन है, मोनेरन्स हैं, बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो इनको चाहे तो आप केमोसिंथेटिक बोलिए और दूसरा शब्द आप लोग इसको बोल सकते हैं, दैट इज केमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोल सकते हैं आप लोग इसको, केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, केमो ऑटोट्रॉप्स। अब केमो ऑटोट्रॉप्स की बॉडी में क्या होता है,
कि एक केमिकल रिएक्शन, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री में आपको पता है कि अगर आप A+B से अगर आप C बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लिबरेट होती है या नहीं, है ना? यस मैम। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो इससे क्या करता है, एनर्जी को लिबरेट करने का काम करता है, ठीक है। यस मैम। तो ये इस एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को सरवाइव कराने का काम करते हैं कौन, केमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो केमो ऑटोट्रॉप्स की डिटेलिंग मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ आपके लिए, ये देखिए मेरे साथ साथ लिखते चलिए, केमो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स। अब ये जो केमो ऑटोट्रॉप्स हैं कैसे काम करते हैं ये, केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, केमोसिंथेटिक organisms, chemosynthetic organisms are that specific primitive तो है because these are prokaryotes, specific primitive organisms that they obtain, कैसे जिंदा रहते हैं, they obtain their एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, फॉर देयर एनर्जी, किस चीज के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, खुद को सर्वाइव कराने के लिए, फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, खासियत है इसकी, पहचान है इसकी। तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी को लेने का काम करते हैं, जिसकी वजह से चाहे केमो ऑटोट्रॉप्स बोलिए या but their source of carbon, बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो कार्बन तो सर्वे सर्वा है, is the most oxidized form of carbon, oxidized form of कार्बन। और क्या हो गया ये देखिए, इनडायरेक्ट वे में किसको बोल रहा है ये, कार्बन को ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दैट इज CO2। और क्या हो गया ये, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया ये, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। कुल मिला के अगर कोई आपसे पूछे कि हमें समझाओ कि केमोट्रॉप्स का या केमो ऑटोट्रॉप्स का, इन सब का एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब क्या करते हैं ये, ठीक है। तो ये अच्छा आपने सुना है जैसे लोहे का कोई चीज गड़ जाता है तो टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं, है ना, यस लेते हैं ना मैम। टेटनस का इंजेक्शन, यस मैम। क्योंकि जहां पे आयरन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में होता है वहां भी बैक्टीरिया होती है, ऐसे समझिए। यस मैम। तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो और आगे मैं लिख देती हूँ इसके लिए और मैं यहाँ पे आगे जो है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है बहुत कॉमन, ताकि जो क्वेरीज हो आपकी और वो सॉल्व हो जाए। लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल
सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये भी आती है इसमें। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे उस बेचारे को तो मिलता ही नहीं। नाइट्रोजन फिक्सिंग सब इंपॉर्टेंट है, सबका नेचर में पूरे बायोस्फीयर में बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा रोल है कि इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको लिख लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसके एग्जाम्पल में आती हैं। एंड आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इनका क्या काम है। अब हमें पता है कि जहां पे क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, है या नहीं है, है ना। यस मैम। जब आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, चैप्टर 1 में पढ़ाया भी जाता है आप लोगों को। तो ये सब क्या है, किसके अंदर आता है, ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, क्या है ये, बेसिकली क्या है, दैट्स अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग जब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन देखना स्टार्ट करें, क्या है ये। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात ये है, वो ये है कि छोटा सा माइक्रोब अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन सारी चीजों के लिए। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, छोटे छोटे माइक्रोब्स का है, ठीक है। तो ये केमोऑटोट्रॉप्स की बात है। दो और चीजें, जो दूसरा वाला मोड है उसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, मोनेरा में एक मैंने आपको बताया केमोसिंथेटिक और केमोऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके पास क्या आता है, दोनों ही मोड काफी अच्छे हैं, बच्चों को अच्छा लगता है समझने में और आसान भी है। केमो का मतलब क्या होता है? क्या केमो का मतलब, जैसे फोटो का मतलब केमो मतलब केमिकल्स होता है, और क्या होता है। केमो मतलब, केमो से ही तो केमिस्ट्री बना है, केमोथेरेपी। कैंसर पेशेंट्स को केमोथेरेपी चढ़ती है, तो वैसे क्या होते हैं, वैसा सॉल्यूशन केमिकल्स का तैयार किया जाता है, जो दिया जाता है, जो कैंसरस सेल पे जाके अटैक करता है। केमो मतलब केमिकल्स होता है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपने आप में यूनिक इसलिए है कि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है। पैरासिटिक का कोई एग्जांपल देगा कोई भी स्टूडेंट, और दूसरा सेप्रोफाइटिक, दूसरा क्या होगा, सेप्रोफाइटिक। कोई ह्यूमन बीइंग की जो डेड बॉडी होती है, जिसको सॉइल में दबा दिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स, जिसमें टॉप पोजीशन पे कौन होता है, सेप्रोफाइटिक। पता है किसके लिए बोला जा रहा है, एक रफ वर्क करके मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास कहीं पे एक लीफ का पीस पड़ा हुआ, लीफ या कोई एनिमल टिश्यूज भी ले सकते हैं, एक सूखा हुआ पत्ता आपके पास है पड़ा हुआ कहीं पे सॉइल में, देखिए जाके घर के पास, उसको वहीं छोड़ दीजिए दबा हुआ, ठीक है। एक दिन बाद जाइए, क्या होता है, आपने नोटिस, किसी बच्चे ने नोटिस करा, एक दिन बाद जाइए, यहाँ पे होल हो जाएगा, कुछ पोर्शन इसका गायब हो जाएगा। दूसरे दिन जाइए, कुछ और पोर्शन गायब होगा। तीसरे दिन जाइए, इस बेचारे पत्ते के मतलब ये जो पोर्शन, लीफ के जो ग्राउंड टिश्यूज हैं वो गायब हो गए, बस ये जो लाइन है ना, वेन्स और वेनलेट्स, ये थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। और 5 दिन के बाद जाइए, पूरा गायब हो जाएगा। क्या हुआ इसका, कोई मैजिक तो हो नहीं रहा। हो क्या रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। और टॉप डिकम्पोजिशन कौन करेगा, तो जो डिकम्पोजर होगा, जो कौन होगा, डिकम्पोजर होगा। और डिकम्पोजर कौन है, तो टॉप पोजीशन पे डिकम्पोजर में बैक्टीरिया का नाम आता है। और इकोसिस्टम, एक छोटी सी बात समझिए, इकोसिस्टम आपको पता है क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि क्या होता है इकोसिस्टम, तो उसके लिए समझिए, इस पूरी धरती पे और इस पूरे दुनिया में
जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, मैं पूरे बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? पूरे बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ। हाँ, तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का समझाने के लिए मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिख रही, वो है 12th क्लास में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन है, इसको जब आप डिफाइन करेंगे, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम गॉड ने क्रिएट किया है जहां पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसकी पढ़ाई करी जाती है। ठीक है, इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा और मेजर कंपोनेंट है बैक्टीरिया। जिस दिन आप दुनिया से डिकम्पोजर्स को खत्म कर देंगे ना, तो थोड़ा सा सोच के देखिए, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपना रोल कौन प्ले कर रहे हैं? तो डिकम्पोजर्स, एंड इन द इनडायरेक्ट फॉर्म वी कैन से दैट डिकम्पोजर्स आर सेप्रोफाइट्स। क्योंकि सेप्रोफाइट्स मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं, उसको हम लोग सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लिखने में दिक्कत आती है। द ऑर्गेनिजम्स which can easily survive on dead and decaying material, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या है? पैरासिटिज्म इट्स अ काइंड ऑफ, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ। पैरासिटिज्म इज अ काइंड ऑफ प्लस माइनस रिलेशनशिप। नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर रेफर्ड एज प्लस माइनस रिलेशनशिप। वहां पे आपको पैरासिटिज्म लिखा रहेगा, म्यूचुअलिज्म लिखा रहेगा, बोथ पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म लिखा है। प्लस का क्या मतलब है? कोई भी बच्चा बता सकता है कि प्लस का मतलब है कि किसी को फायदा हो रहा है, और माइनस का मतलब है कि किसी को क्या हो रहा है? वहां पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो जब ये प्लस मतलब फायदा हो रहा है, तो फायदा होने के केस में क्या होगा? यहाँ पे फायदा पैरासाइट को होता है। फायदा किसको होता है? पैरासाइट को होता है। और जो बेचारा लॉस में है ना, वो होस्ट है। वो क्या है? होस्ट है। मान लीजिए किसी पेशेंट को टाइफॉइड हुआ है, किसी बंदे को टाइफॉइड हुआ है। ठीक है, टाइफॉइड हुआ है तो साल्मोनेला टाइफी नाम की जो बैक्टीरिया है, वो पैरासाइट होगा या होस्ट होगा? क्या होगा? वो पैरासाइट होगा। हाँ, क्या होगा? वो पैरासाइट होगा। ठीक है, और होस्ट आप हो गए। आप नहीं, मतलब जिसको भी टाइफॉइड हुआ है वो क्या हो गया? होस्ट हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे पैरासाइट के फॉर्म में ऐसे बैक्टीरिया के नाम की कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस पे हम लोग डायरी भर सकते हैं। इसके लिए आगे जाके आपके पास हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ। मैंने तो एक कॉमन सी बैक्टीरिया का नाम बोला है जो टाइफॉइड कॉज करने का काम करती है, साल्मोनेला टाइफी। बहुत सारी बैक्टीरिया, आपको पता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीजेस और डिसऑर्डर्स हैं। इनका आपकी बॉडी पे ऐसा कब्जा होता है कि धीरे धीरे करते करते एक टाइम क्या होगा? ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इतने हॉरिबल कंटेक्स्ट में भी निकल के सामने आते हैं। फोटोसिंथेटिक भी है ये, केमोसिंथेटिक भी है ये, पैरासिटिक भी है ये, सेप्रोफाइटिक भी है ये। तो इतना वैरायटी ऑफ यहाँ पे क्या है इनका ये रोल है। और जिसके बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेरिएबल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पे, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम कौन सा है, तब हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। लेकिन सबसे ज्यादा वैरायटी वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है? तो वहां पे हम लोग बोलते हैं मोनेरा। वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेरा बोलते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है?
प्रोटिस्टा मोस्ट हेट्रोजेनस किंगडम, लेकिन देखिए इतनी वैरायटी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इसकी तो खैर बात ही नहीं करनी है, तो बहुत इजी है ये। यहाँ पे क्या है, बहुत इजी है, बट हम बाकी को देखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको ये बात समझ आती है कि मोस्ट यहाँ पे वर्साटाइल कौन है। तो मोनेरंस है। कलीमुद्दीन उधर से म्यूट करेंगे। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? छोटे छोटे क्वेश्चंस में 10 को करने की कोशिश करती हूँ। 15 मिनट तो उधर बीच में वेस्ट हो गया। चलिए, मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बताना स्टार्ट करती हूँ। पहले फुल डिसिप्लिन में आइए। यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको जो पर डे 10 क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, जितने बच्चे हैं जिनका मुझे पता है कि हाँ भाई ये बच्चे रेगुलर हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिए। आप जिस फॉर्मेट में लेके चले हैं, ऐसे बहुत मुश्किल है, ऐसे कभी सिलेबस नहीं हो पाएगा। मैं तो क्या, दुनिया का कोई टीचर नहीं करा सकता। ऐसा फॉर्मेट नहीं फॉलो कीजिए। आप लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ बंद है तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। किसी हायर इंस्टीट्यूट में जाके देखिए, इंस्टीट्यूट नहीं मतलब जो कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है, वहां पे जाइए, बैठ के देखिए, पता चल जाएगा आपको कि टीचर के सामने चू चपड़ करने का क्या रिजल्ट होता है। सीधा टीसी ही थमा दिया जाएगा आपके हाथ में, बात ही नहीं करता कोई, सीधा टीसी दिया जाएगा आपको। चलिए, असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखिए। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखिए। रिया, आपको आवाज जारी है? यस मैम। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? यस मेरे मैम। से समझ आया आपको? यस मैम, अप्रॉक्स आ रहा था। हाँ, एक और क्लास कीजिए, बिकॉज आज तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट ही हो गया। एक और क्लास कीजिए परसों, है ना। और बाकी जो सारे स्टूडेंट्स हैं, थर्सडे को 12th के स्टूडेंट्स का एक क्विज मैंने अनाउंस करा है, लेकिन अब तो मुझे इस बैच में बोलने में डर ही लगता है। बट आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि ऑडियो वीडियो ऑफ करके, 12th के बच्चों का तो सब कुछ ऑन रहेगा, आप लोग उसमें सुन सकते हैं, क्योंकि आपके बैच में भी मैं कराना स्टार्ट करूंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के ओवर करने के बाद। ईच एंड एवरी चैप्टर का आपका क्या होगा, क्विज अनाउंस होगा, तो उसको आप लोग कल देखिए कि वो करते कैसे हैं। बस आपको देखना है, उसके बीच में उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है। चलिए, 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस चैप्टर के, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। 41 लिखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन से इसी से स्टार्ट करती हूँ, आंसर्स मैं बताती जाऊंगी आपको साथ के साथ, मैम। ताकि आपको पता चले आपने सीखा भी है या नहीं। हाँ बोलिए मैम 50 हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा, हो चुका है 50। अच्छा, मैंने यहाँ पे 51 से कर देती हूँ। चलिए, अच्छी बात है। 50 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बता रहे हैं ना? यस मैम। अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है। 51 में कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि बच्चों को पता चले, अगर किसी का कुछ मिस होगा तो वो कहीं से कवर कर लेगा। 51 लिख लीजिए। गिव एग्जांपल्स ऑफ केमो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कर देती हूँ। मोनेरा क्या लिखा? केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर जो आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इन सबका आपको एग्जाम्पल लिख देना है इसमें छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन, काफी अच्छा क्वेश्चन है तो छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, बट अच्छा है। डिफरेंशिएट बिटवीन, रिया आवाज जारी है? रिया, डिफरेंशिएट बिटवीन
रिप्लाई करेंगे, उधर से लीव कर गई क्या ये? हाँ लीव कर गई है। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासिटिक and saprophytic mode of nutrition and saprophytic mode of nutrition। पैरासाइटिक में आपको लिखना है कि ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ऑन लाइव ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये जिंदा ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, और सैप्रोफाइटिक में क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लिख लीजिए, स्पीड बढ़ाती हूँ मैं भी। नेक्स्ट लिख लीजिए, डिफाइन, जो मैंने जैसे क्लास स्टार्ट करी है, डिफाइन फाइलोजेनी, डिफाइन फाइलोजेनी। नेक्स्ट लिखिए, why is the Whitaker's five kingdom system of classification most accepted। रीजन में आपको ये लिखना है बिकॉज इन्होंने क्या किया है, फाइलोजेनी को भी ध्यान में रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी, ये एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे कर दिया है। 55 लिखिए, give some examples of parasitic मोनेरा। यहाँ पे जो भी बीमारी फैलाने वाले कुछ बैक्टीरिया हैं, 9th क्लास से भी थोड़ा सा याद करके इंटरेस्ट के तौर पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। 56 क्वेश्चन लिखिए। यस मैम। साथ के साथ आप लोग आकांक्षा वगैरह जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, आकांक्षा, कश्यप, है ना, ज्यादा Yes, लेंदी ma'am. नहीं दे रही, ये सब इकोलॉजी में आएगा। मैं एक वो चीज बता दूं, अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं, Yes, ma'am, सबसे अच्छी बात करते ये, हैं। हाँ इकोलॉजी में वापस से आएगा, रिपीट होके। चलिए बहुत अच्छी बात है, टाइम दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा आगे जाके। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यस मैम, जब पैरासाइटिक। पढ़ रहे हैं तो हाँ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे हाँ, तो समझ में कॉपी कैसे अलग आए? सेपरेट, हाँ कॉपी यस सेपरेट मैम, करके अलग करते जाइएगा। कॉपी। हाँ अपना कोई सी भी कॉपी सेपरेट कीजिए और उसको करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, राइट अ नोट ऑन इसमें आपको चारों लिखना पड़ेगा। राइट अ नोट ऑन न्यूट्रिशन इन मोनेरा। 57th क्वेश्चन लिखिए, what do you understand by केमो ऑटोट्रॉप्स, ऐसे सही हो जाएगा, बाय केमो ऑटोट्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट लिखिए,
एक्सप्लेन द वर्क ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको ऐसे ही चेक करने के लिए दे रही हूँ। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ डिकम्पोजर्स, मतलब नेचर में डिकम्पोजर क्या क्या करते हैं, कैसे छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं इसको? एक्सप्लेन द Yes, वर्क ऑफ ma'am. डिकम्पोजर्स, जैसे डिवाइस का कटेगा, इसमें तो डेटा मोबाइल डेटा भी है। चलिए 58 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के 2 और है, मैं लिख रही हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी।